ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है जय जिसमें हम लोग एनटीए यूजी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम लोग पीएचडी एमए एमएड जितने भी एजुकेशन से सब्जेक्ट हो, एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं जितने भी चीजें, उन सब चीजों की तैयारी यहाँ पर कंप्लीट वे में होती है। जिसमें हम लोग एनटीए यूजी नेट के टारगेट कर रहे हैं। एनटीए यूजी नेट का टारगेट करने का मेन रीजन ये है कि इसमें पूरा का पूरा सिलेबस, होल सिलेबस इसमें कंप्लीटली रूप में आ जाता है। फिर आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरे भारत में एजुकेशन का जो सिलेबस है वो एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब जगह स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसलिए हम लोग एनटीए यूजीसी नेट को बेस बना के पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी। यूनिट फर्स्ट में लोगों ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, गुड मॉर्निंग सर। सेक्शन बी, गुड मॉर्निंग, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। फिर सेक्शन सी हम लोग चल रहे हैं जिसमें एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक, एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने सेक्शन ए में काफी चीजें पढ़ लिया है। ठीक है, सेक्शन ए में काफी चीजें पढ़ लिया, कुछ ही दिन में ये समाप्त भी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो सोनाली जुड़ गई है, सैलवी जुड़ गई है, सविता सिंह जुड़ गई है। चलिए बाकी और लोग जुड़ जाएंगे भी। ठीक, तो इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो आज हम लोग, कल हम लोगों ने इसके अप्रोचेस पढ़े थे, उपागम पढ़े थे, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के, शिक्षा का समाजशास्त्र जो होता है उसके अंतर्गत हम लोगों ने उसके उपागम पढ़ा था। जिसके उसके उपागम तीन है। एक आया है आपका प्रतीकात्मक अंतः क्रिया हो, जिसको सिंबॉलिक इंटरेक्शन बोलते हैं। दूसरा आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म था, जिसको हम लोग संरचनात्मक क्रियावाद कहते हैं, संरचनात्मक क्रियावाद कहते हैं। और तीसरा आपका था कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष का सिद्धांत। तो हमने कल बताया था आपको कि सबसे पहले कि पहला क्वेश्चन हम लोग के लिए यही बनेगा कि आपको सबसे पहला जो मैंने नाम बोला है वो किसने दिया है, आपको बताओ। कल क्या पढ़ा है, पहले नंबर पे क्या पढ़ा है, पहले नंबर का नाम बताओ जरा मुझे। सिंबॉलिक इंटरेक्शन सर। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन के फाउंडर कौन है बताओ आप लोग। जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम याद रखना है। फिर दूसरे नंबर पे जो थे, दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर वाले पे, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल के कौन थे बताओ। सर इमाइल दुर्खिम। हाँ, इमाइल दुर्खिम थे। ठीक, इमाइल दुर्खिम थे। इमाइल दुर्खिम के साथ फिर इसके बाद इसमें कौन आता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट आती है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में नाम किसका आता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में बताओ। कॉन्फ्लिक्ट में सर कार्ल मार्क्स। हाँ, कार्ल मार्क्स आता है। ठीक, तो ये तीन लोगों का नाम था। ठीक है, लेकिन हम लोग वेस्टर्न अगर की बात करें, अगर यहीं पर कहा जाए कि वेस्टर्न फिलोसफी में जो हम लोगों ने पढ़ा है आइडियलिज्म, रियलिज्म, तो इसको शैलवी बताएंगे कि इसके फाउंडर कौन है। सबसे पहले आइडियलिज्म की बताओ, जिसको आदर्शवाद बोलते हैं। यस, आइडियलिज्म के प्लेटो है। प्लेटो, वेट रियलिज्म के अरस्तु। अरस्तु। यस सर। फिर इसके बाद अरस्तु के बाद कौन, नेचरलिज्म के इमाइल जोला। इमाइल जोला। और प्रैग्मेटिज्म के चार्ल्स पियर है। हाँ, चार्ल्स पियर है। ठीक है, लेकिन एजुकेशन के लिए हम एक नाम और याद रखेंगे, जॉन डीवी। यस सर, जॉन डीवी शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डेवी।
ठीक, इतना नाम हम लोग याद रखेंगे। तो इतनी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ ली था, और पढ़ने के साथ साथ आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में, आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ठीक, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब एक दिन क्या करेंगे, एक दिन इंडियन फिलोसफी वाला पूछ लेंगे कि इंडियन फिलोसफी में क्या क्या चीजें आती हैं, इनके फाउंडर कौन थे। ठीक है, जैसे सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, क्योंकि उसको भी भूलना नहीं है हमें। ठीक है, तो सोनाली हमको बताएंगे कि वैशेषिक दर्शन के फाउंडर कौन है। सोनाली बताओ, वैशेषिक दर्शन के फाउंडर सर कौन है। उल्लुक, सर उल्लुक, उल्लूक है। ठीक है, इनको उल्लुक। जैमिनी या उल्लू कहते हैं ना। जैमिनी किसके हाँ हैं। सर, नहीं सर कनाद, कणाद या उल्लू कहते हैं जैमिनी इनको। मीमांसा के थे सर। जैमिनी मीमांसा के यस थे, सर, जिसको पूर्व जैमिनी मीमांसा बोलते हैं मीमांसा। हम लोग। ठीक, और कणाद या उल्लू वैशेषिक दर्शन के थे। ठीक है, तो अब हम वैशेषिक लोग दर्शन। आज हम लोग जो बात करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में सबसे मेन पॉइंट सबसे पहले हम लोग करेंगे। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संरचनात्मक। ठीक, संरचनात्मक क्रियावाद। ठीक, संरचनात्मक क्रियावाद है। तो संरचनात्मक क्रियावाद में सबसे पहले हम लोग को यही दिख रहा होगा कि इसमें किसकी बात करेंगे। इसमें वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि अब किसमें कल कल को भी माइंड में अपने माइंड में हम लोग बैठा कर चलेंगे कि कल हम लोगों ने क्या क्या बातें करी थी, उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी हम लोग को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से, जो प्रकार्यात्मक इसको बोलते हैं ना, प्रकार्यात्मकवाद या क्रियावाद। ठीक है, इसको प्रकारवादी भी बोलते हैं। ठीक, प्रकारवाद भी बोलते हैं, क्रियावाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि फंक्शनलिज्म में दृष्टिकोण जो है काफी हद तक हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, टॉलकॉट पार्सन और रॉबर्ट मर्टन का नाम आधारित है। इन लोगों ने इस पर ज्यादा काम किया है। किसने किसने किया आपका, इमाइल दुर्खीम ने सबसे पहले काम किया है, फिर हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है, लिख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले इमाइल दुर्खीम का नाम आता है, इमाइल दुर्खीम का नाम आता है। ठीक, इमाइल दुर्खीम का। ठीक, इमाइल दुर्खीम के बाद कौन आता है इसमें, दूसरे पॉइंट पे हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक, हर्बर्ट स्पेंसर आता है। हर्बर्ट स्पेंसर के साथ साथ और इसमें टालकोट पार्सन का नाम आता है। टालकोट पार्सन, फिर रॉबर्ट मर्टन या कुछ ऐसे। फिर आपने एक नाम और बताया, रॉबर्ट मर्टन। हाँ रॉबर्ट मर्टन सर। मर्टन, ठीक, रॉबर्ट मर्टन का नाम आता है। तो इतने लोग हैं जिनका नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इनके अंतर्गत ये माने जाते हैं कि इन्होंने इन लोगों में काम इसमें ज्यादा किए, लेकिन सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया है। इन्हीं की बातों को आगे ले चलकर इन लोगों ने भी एट इज मान के उसमें कुछ ना कुछ चीजें बताई। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, इसके अनुसार कहा जाता है कि प्रकारवाद वह भी कहा जाता है जिसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित का मतलब है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी, मतलब कुल मिला के इसमें इंटरडिपेंडेंसी की बात बोलते हैं। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव also called functionalism, each aspect of society in interdependent and contributes to society functioning as a whole। ठीक है, कहता है कि इसमें क्या कहा कि समाज का जो प्रत्येक पहलू है वह अन्योन्याश्रित है और इसमें योगदान देता है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे लिख देंगे की पॉइंट्स, क्या हो जाएगा आपका, की पॉइंट्स लिख लेंगे सोसाइटी। ठीक, सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी कैसी, इसमें तो सोसाइटी इंटरडिपेंडेंस है, ये याद रखना है।
इंटरडिपेंडेंस की बात करें, डिपेंडेंस की बात कर रहा है। अब इंटरडिपेंडेंस या इंटरडिपेंड की अगर बात करेगा, इंटरडिपेंड का मतलब होता क्या, हिंदी में भी लिख लेना आपको, अन्योनाश्रित। इंटरडिपेंडेंट या अन्योन्याश्रित का मतलब क्या होता है कि इसमें एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है। तो जो निर्भरता को डिफाइन करता है वही इंटरडिपेंडेंट कहलाता है या इंटरडिपेंडेंसी कहलाता है आपका। ठीक है। अब समाज में लोग एक दूसरे पर डिपेंड है, ये ऐसा बताता है कौन, स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म बताता है, समझाता है। इसमें कहता है कि सोसाइटी इज ए स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट दैट फिट टुगेदर, ईच पार्ट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शन, मैक्रो लेवल फोकस। ठीक, इसमें क्या कहता है, कहता है कि समग्र रूप से समाज का कार्य, ठीक है, समग्र रूप से समाज का जो कार्य है वह समाज भागों में एक स्थिर व्यवस्था के संबंध, एक स्थिर व्यवस्था के अंतर्गत आता है। मुझे इसमें कहता है कि समग्र रूप से समाज के बारे में जब कहते हैं कि समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से समाज का जो कार्य है वह कुछ भागों में बटा होता है। मतलब कुछ भागों में जो बांटते हैं, तो एक स्थिर व्यवस्था का मतलब है एक स्थिर स्तर पर इन्होंने बांटा है, जो कि एक साथ सब लोग फिट होते हैं। इसमें प्रत्येक भाग जो है समग्र कार्य को, संपूर्ण कार्य को एक मैक्रो लेवल पर करता है। माइक्रो लेवल छोटा होता है, मैक्रो लेवल थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये मैक्रो लेवल पर बात करता है। तो कुल मिला के यहाँ पे की पॉइंट्स बता सकते हैं कि इसके साथ ये जुड़ जाता है, मैक्रो लेवल मैक्रो लेवल की बात करता है। कोई भी वर्क होगा, सोसाइटी का कोई भी वर्क होगा, तो उसको हम लोग मैक्रो लेवल पे करेंगे। जबकि हम लोगों ने सिंबॉलिक इंटरेक्शन पढ़ा था, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन में माइक्रो लेवल पे वर्क करने की बात हम लोगों ने करी थी। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैक्रो लेवल पे है, वहां माइक्रो लेवल पर है। ठीक, तो ये दोनों अंतर किया हो गया। वहां पर अन्योन्याश्रित या इंटरडिपेंडेंट की बात नहीं करी थी, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ पर ये पॉइंट हम लोग को मिला। ठीक, समझ में आया, इतनी चीजें बताओ। ठीक जी सर। अब इसमें इसके बाद क्या होता है, इसमें कहता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म में कई संदर्भों में केवल कार्यात्मकता, समाजशास्त्र और नृविज्ञान में एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है, जो समाज को परस्पर संबंधित भागों के साथ एक संरचना के रूप में व्याख्या करने के लिए निर्धारित करता है। कहने का मतलब कुल मिला के इसमें जितने भी बातें करी गई हैं, इसमें एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करी गई, मतलब कि इसमें जितने भी पर्सपेक्टिव की बात करी गई है, एंथ्रोपोलॉजी और सोशल को जोड़कर बात करी गई है। कह रहा कि स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म और इन मेनी कॉन्टेक्स्ट सिंपली फंक्शनिज्म इज ए ब्रॉड पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ब्रॉड परसेप्शन के बाद उन्होंने बोला कि क्या बोला है इसमें, एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी को हम नृविज्ञान कहते हैं, ठीक है, नृविज्ञान होता है इसमें एंथ्रोपोलॉजी में। नृविज्ञान का मतलब हुआ कि नर से संबंधित जो विज्ञान होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप आदिवासी जनजाति एरिया में या कहीं ऐसे बिछड़े हुए एरिया में जाते हैं, उनको एक साथ जोड़कर लाने का प्रयास हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, और सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी को लेके करते हैं। तो इसको अकेले नहीं करते, बल्कि इसको और इन दोनों को जोड़कर एक साथ करते हैं।
ठीक, तभी इसको ब्रॉडर एरिया बनता है। कह रहा है ना कि इसमें कि समाज को परस्पर संबंधित भागों को जोड़कर व्यापक रूप में व्याख्या करने की बात कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी विच सेट आउट द इंटरप्रिटेड सोसाइटी एज ए स्ट्रक्चर विथ इंटर रिलेटेड पार्ट। ठीक है, इंटर रिलेटेड पार्ट का मतलब कि परस्पर एक दूसरे को जोड़कर ये लोग बताएंगे। ये अकेले इसकी बात नहीं कहेंगे, ये अकेले इसकी बात नहीं कहेंगे, इसमें जो है ये जो है इसको जोड़कर लेकर आएगा अपने पास और उनको समाज की बातों को बताएगा, समझाएगा। जो समाज का एक ढांचा है उसको लेकर आने की बात करते हैं उसमें सभी को। इसमें क्या होता है, इसके अगर घटक देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीजों को जोड़ते हैं, तो हम लोग का जो सोशल बना हो, जो सोसाइटी बनी हुई, जो समाज होता है, आप देखते होंगे जैसे कि मान लो एक बिल्डर है, एक बिल्डर अच्छी जगह देखा, उसने जो है कई सारी बिल्डिंगें बनवा दी। अब बिल्डिंगें बनवाने के बाद लोग वहां पर जब रहेंगे तो उनके लिए कुछ रूल्स बनाए भाई, कुछ स्ट्रक्चर बनाए कि हाँ यहाँ स्विमिंग पूल होगा, यहाँ डिनर के लंच भी होगा, कैंटीन भी होगी, तो सबका समय निर्धारित किया ना, सबको एक एक समाज के रूप में लाने का काम उसने किया। तो वहीं पर यही कहता है कि अब इसके अगर कंपोनेंट्स देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कि एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले आपका आएगा नेमली आएगा, मतलब कि इसमें सबसे पहले मानदंड आएगा, फिर रीति रिवाज आएंगी, फिर परंपराएं आएंगी और संस्थाएं आएंगी। मान लो कोई, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना कि एक बिल्डर सोचता है कि हम एक जो है सोसाइटी का निर्माण करें। जब सोसाइटी का निर्माण करेगा, यहाँ पे मान लो घर कई ढेर सारे बना दिए उसने, जब घर उसने कई ढेर सारे बना दिए तो वहां पे एक गेट भी लगा दिया, मेन गेट यहाँ पर हो गया भाई, रात को 12 बजे के बाद गेट नहीं खुलेगा, बहुत ज्यादा कंडीशन होगी तो ही खुलेगा। कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो यहाँ पे चौकीदार बैठेगा, उसको नोट कराएगा। तो ये सब नियम। अब यहाँ पे बता दिया कि बीच में एक स्विमिंग पूल बना है, फिर दूसरी जगह बता दिया यहाँ मेडिकल स्टोर बना है, फिर यहाँ पर बता दिया एक मंदिर भी बना है, फिर यहाँ पे बता दिया एक धर्मशाला भी बना है, बीच में जो है ग्राउंड बना। तो कुल मिला के एक समाज की रचना उसने करी कि समाज में जितनी भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनको वहां पर लाके रखा। वैसे नृ विज्ञान जो ये एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं, एंथ्रोपोलॉजी को सोसाइटी में किस तरीके से लाके हम उनको व्यवस्थित तरीके से रखें या हम लोग भी समाज में कैसे रहें, इसके बारे में ये बताता है। समझ में आया पूरा का पूरा? सर हाँ बोले। सर लेकिन जो जनजातियां होती हैं वो तो अपना ही समाज डेवलप करती है ना, अपने अलग तरीके से। हाँ, अपने अलग तरीके से रहती तो है, लेकिन वो कुछ ना कुछ उनका भी देखिए, वो उनका भी एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर में अपने हमेशा परिवर्तन करना चाहते हैं। जब उनको पता चलेगा कि ये चीजें और बेहतर तरीके से हो सकती, तो वो कहाँ से सीखते हैं? हम लोगों से सीखते हैं। जब हम लोग रिसर्च करने जाते हैं तो उनकी चीजें तो सीखते ही हैं, साथ में अपनी कुछ चीजें उनके पास छोड़कर जरूर आते हैं हम लोग। जी सर। ठीक, अब इसी में और जैसे सर ये हाँ बोले नहीं सर ये अब इसका इमाइल दुर्खिम के द्वारा सब हो रहा है। हाँ, इमाइल दुर्खिम और जितने लोगों ने बात करी, इन सब के द्वारा ये मिला जुला कर पूरी की पूरी बातें हो रही हैं। ठीक, अब ओके इसमें जैसे आपने बोला कि ये नृजाति वाले जो होते हैं उनकी एक अलग कहानी अपनी चलती, लेकिन इसमें हम लोग एनालॉजी का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एनालॉजी का। ठीक, एनालॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब क्या होता है कि आधार तो एक ही होता है ना। अगर कोई एक बड़ा भाग है, समाज कोई एक बड़ा भाग है, वो टूट कर कहीं पर रहेगा रहेगा तो समाज का एक अंग ही तो रहेगा, समाज से अलग तो नहीं हो जाएगा। अब भाई मान लो एक परिवार है, एक परिवार में 4 भाई हैं, अब 4 भाई हैं, चारों भाई अलग अलग टूट कर चले जाएंगे, लेकिन वो तो एक परिवार के जो सबसे बड़े मुखिया उन्हीं के नाम से ही तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा। उसी प्रकार इन्होंने भी एनालॉजी की बात करी। एनालॉजी का मतलब होता है कि एक वस्तु को आप चाहे जितने पार्टों में डिवाइड करो, जो एक वस्तु में क्वालिटी रहेगी वही अन्य वस्तुओं में भी क्वालिटी रहेगी।
ठीक है, जैसे एक बड़ा हीरा लो, एक बड़े हीरे को आप तोड़ो तो उसके थोड़ी सी चमक जरूर कम हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो विशेषताएं होती, इंटरनल जो चीजें होती, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। तो यही सादृश्यता का नियम कहता है। तो यही सादृश्यता का नियम स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म में भी यूज किया है। किसने यूज किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने किया इसको? हर्बर्ट स्पेंसर। इसको याद रखना, इसको यूज किया किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। सर मतलब ऐसे रहेगा ना कि समाज में जैसे हम लोग अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे वो लोग भी बनाते हैं, बस उनके नियम अलग होते हैं। ठीक। हर्बर्ट, तो इसको एनालॉजी की बात किसने करी है? हर्बर्ट स्पेंसर ने बात करी। इन्होंने कहा कि समाज के इन हिस्सों को अंगों के रूप में प्रस्तुत करता है जो समग्र रूप से शरीर के समुचित कार्य की दिशा में काम करते हैं। अब इसको बिल्कुल समुचित पूरे शरीर को इन्होंने समाज बताया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है? ये पूरे शरीर को इन्होंने समाज बताया है, और समाज का मतलब और शरीर के जो अंग हैं इसके ये ब्रांचेस बता दिए, पार्ट्स बता दिए, पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। पार्ट्स ऑफ सोसाइटी का मतलब हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं ये सब हमारे शरीर का एक अंग ही तो है, लेकिन ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड है। हाथ अलग है, पैर अलग है, आंख अलग, तो हर चीजें अलग है, लेकिन है तो शरीर का ही एक हिस्सा। वैसे ही इसको भी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि एक कॉमन एनालॉजी popularized by Herbert Spencer present these part of society as organs that work toward the proper functioning of the body as a whole। ठीक, तो यहाँ पर ये बताते हैं। तो ये हो गया हर्बर्ट स्पेंसर की बात होगी सबसे पहले। अब बात आते हैं कि टालकोट पार्सन ने क्या बात करी। ठीक, टालकोट पार्सन ने क्या बात करी? तो टालकोट पार्सन ने जो है कार्यात्मकता का विचार के एक विशिष्ट स्कूल के बजाय, इन्होंने एक विशिष्ट स्कूल के बजाय सामाजिक विज्ञान के पद प्रतिगा ये प्रगति, मतलब इनकी प्रगति पर विकास में एक विशेष चरण का वर्णन करने के लिए किया था। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि फॉर टालकोट पार्सन फंक्शनिज्म came to describe a particular stage in the methodological development। इन्होंने methodological development बोला है। ठीक है, मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट बोला है। ये याद रखना कि टालकोट पार्सन ने मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जबकि हर्बर्ट स्पेंसर एनालॉजी की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि पूरे इस समाज का जो निर्माण होना है एक किसी स्पेशली के नहीं होना है। इन्होंने बोला है कि किसी स्पेशली चीजों से हम इसका निर्माण नहीं करेंगे, कोई स्पेसिफिक स्कूल का हम निर्माण नहीं करना चाहते, बल्कि हम कोई मेथोडोलॉजी, कोई क्रियाविधि, कोई ऐसा तरीका लगाकर हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पर ना जा सके। एक पर्टिकुलर स्टेज की बात करते हैं। कुल मिला के इसमें मेथोडोलॉजी में जब कभी हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग को पर्टिकुलर स्टेज की बात करेंगे। पर्टिकुलर स्टेज की बात करेंगे, जबकि हम लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शन में कम्युनिकेशन पर ज्यादा जोर देते थे। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे, यहाँ पर हम लोग एनालॉजी पर जोर दे रहे हैं, मेथोडोलॉजी पर जोर दे रहे हैं, कुल मिला के स्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं कि हमारे समाज की, हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा बने। ठीक है, समझ में आया ये 2 पॉइंट? बताओ सर ये पर्टिकुलर स्टेज इसमें क्या हुआ? पर्टिकुलर स्टेज। ठीक, पर्टिकुलर स्टेज का मतलब हुआ कि हर कोई से जितनी भी चीजें बनेंगी सब एक दूसरे से जुड़कर बनेंगी, कोई किसी एक क्रम से बनेगी। पर्टिकुलर स्टेज का मतलब होता है कि पहला स्टेज आपने कंप्लीट किया तभी आप दूसरे स्टेज पर जा सकते हैं। अगर पहले स्टेज में आपने कोई भी गलती करी तो वहीं से आपको रोकना शुरू हो जाएगा आपको।
ठीक, तो ये मेथोडोलॉजी बताती है हमें। तो ये मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही पर्टिकुलर स्टेज हमें पढ़ने को मिलता है। जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च में भी हम लोग को स्टेप पढ़ने को मिलता है ना, तो वैसे ही इसमें भी है आपका। अगर आपने एक भी चीज अगर गलत करी तो बाकी अन्य चीजें आपकी गलत होना शुरू हो जाएगी। वहां पर आप जो काम करोगे वो काम सही से हो नहीं पाएगा। क्लियर है जी सर। पॉइंट। अब देखो इसमें अगर हम सोसाइटी की बात करें कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग सोसाइटी कैसी हो, ठीक है, इनकी सोसाइटी कैसी हो, समाज कैसा हो, तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि यहाँ पे रिलीजन भी हो। ठीक है, रिलीजियन की बात करी इन्होंने। अब रिलीजियन के साथ साथ इन्होंने कहा कि एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग सर। सर हम लेट हो गए, हमें बता दीजिए क्या पढ़ा रहे हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ा रहे हैं, संरचनात्मक क्रियावाद पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि इसके फाउंडर जो है इमाइल दुर्खीम है, और इसको मानने वाले हर्बर्ट स्पेंसर, टालकोट पार्सन, रॉबर्ट मार्टर है आपके। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया इसमें की पॉइंट कि सोसाइटी होती है, सोसाइटी मुख्य रूप से इंटरडिपेंडेंट की बात बोली गई है। इंटरडिपेंडेंट को अन्योन्याश्रित बोलते हैं, जहां पर लोग एक दूसरे पर निर्भरता की बात करते हैं, इसलिए इसको माइक्रो लेवल में बताया गया। फिर इसके बाद इसमें कहा गया कि इसमें एंथ्रोपोलॉजी और सोशल सोशोलॉजी, इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें इन दोनों के लिए, इन दोनों के संबंध को बताने के लिए हर्बर्ट स्पेंसर ने एनालॉजी का यूज किया है, जबकि टालकोट पार्सन ने यहाँ पर मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करी है। और मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम लोग पर्टिकुलर स्टेज की बात करते हैं कि कोई एक स्टेज होता है, एक स्टेज कंप्लीट होने के बाद दूसरे स्टेज पर जाते हैं। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में ये पूछा गया कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, तो इन्होंने बताया कि सोसाइटी में सबसे पहले रिलीजियन की बात हम करेंगे, फिर इसके बाद एजुकेशन भी होना चाहिए। अब एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने बोला कि द फैमिली, अब भाई एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने द फैमिली की बात बोली। जैसे फैमिली वाला एग्जांपल मैंने दिया कि एक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा तो फैमिली मिलेगा। फिर जुडिशियल सिस्टम भी होना चाहिए, न्यायिक, फिर जुडिशियल सिस्टम। फिर जुडिशियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो जुडिशियल सिस्टम में मान लो फैमिली में कोई तनाव हुआ, समाज में कोई भी द्वंद्व हुआ, तनाव हुआ, तो उसका जो है हल कौन करेगा, समाधान कौन करेगा, तो ये आपकी जुडिशियल सिस्टम की बात करेगी। अब यहाँ पर यही ये क्रम बन जाता है ऐसे ही आपका। ठीक है, तो ये सोसाइटी हमारी सोसाइटी में ये चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण, एक धर्म है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा हमारे समाज में परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, और जुडिशियल सिस्टम, इन चारों से ही सोसाइटी का मुख्य रूप से निर्माण होता है। समझ में आ रहा है, बताओ सबको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में बताई गई हैं। क्लियर है इसमें, बताइए। यस सर। जी सर। यस। हाँ, अब इसमें हम लोग जैसे उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल्स की बात करी थी सिंबॉलिक इंटरेक्शन में, तो इसमें भी प्रिंसिपल्स की बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल की बात सर वो पढ़ा चुके हैं क्या सिंबॉलिक वाला सब? कल पढ़ाया था, कल की डेट में शाम को जब क्लास ली थी रात को सर तब। ठीक, अच्छा, सर सोशोलॉजी वीडियो भी कितने डाल दिन दिया है कितना उसका, मतलब निकल? उसका वीडियो भी डाल दिया है। ठीक है, हाँ बोले। ये पूछ रहे हैं कि सोशोलॉजी कितना हो गया सर? अब यहाँ पे देखिए सिलेबस में सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट, तीन वीडियो, तीन मतलब क्लासेस हो गई हैं आपकी ना, तीन क्लास होगी, चौथी क्लास चल रही है हम लोग को। तो इसमें हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स में आप लोगों ने देखा और हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले इन्होंने जो पॉइंट लेते हैं इंटरडिपेंडेंसी की लेते हैं। क्या लेते हैं, इंटर ठीक, इंटरडिपेंडेंसी की लेते हैं ये सबसे पहले। इंटरडिपेंडेंसी को हिंदी में बोलते हैं निर्भरता। क्या बोलते हैं, अंतर निर्भरता। निर्भरता वाला वो डिपेंडेंसी होती है, ये इंटर हो गया तो अंतर निर्भरता।
ठीक। अंतर निर्भरता मतलब आंतरिक रूप से एक दूसरे से जब हम लोग निर्भर रहते हैं। अब इंटरडिपेंडेंसी में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि समाज अंतर निर्भरता अन्योन्यासित रूप से भागों से बना होता है, कि समाज जो है एक दूसरे पर भरोसे पर या एक दूसरे पर आश्रित होकर बना होता है। जैसे घर है, घर में छोटे बच्चे होते हैं, जब तक हम लोग कमा नहीं रहे होते तब तक घर पर निर्भर होते हैं, जब हम लोग कमाने लगते हैं तो घर का सहयोग करते हैं, फिर हम लोग की फैमिली बनती है। तो ये कंटिन्यू हुए प्रोसेस में इंटरडिपेंडेंसी बनी रहती है कहीं ना कहीं मिलाकर। तो समाज का प्रत्येक भाग किसी न किसी सीमा तक समाज के अन्य भागों पर निर्भर रहता है। कि सोसाइटी इज मेड अप ऑफ interdependent parts. Every part of society is dependent to some extent on अदर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी की बात करता है। तो इंटरडिपेंडेंसी होगी। फिर दूसरा आता है कि सामाजिक संरचना और संस्कृति के कार्य क्या होते हैं इसमें, कह रहे कि फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर की बात। इसको साफ करते फिर बताए ना, ठीक है, इसको साफ कर देते, बताओ। जी सर, जी सर। ठीक ठीक। चल, तो इसमें हम लोग प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, फंक्शनिज्म को तो साफ ही कर दिया। फंक्शनिज्म की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, इसमें इंटरडिपेंडेंसी की बात हम लोग लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिया है कि फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर, मतलब कुल मिला के सोशल स्ट्रक्चर ठीक। सोशल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो सोशल स्ट्रक्चर इसमें आता है, और साथ में साथ ही साथ क्या आता है, एंड कल्चर आता है। ठीक, मतलब सोशल सामाजिक संरचना और संस्कृति आती है कुल मिला के। इसमें क्या आती है, सामाजिक संरचना और संस्कृति कैसे आती है, इसमें कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का प्रत्येक भाग जो है इसके अंतर्गत मौजूद होता है, क्योंकि यह कुछ कार्य करता है। जैसे सामाजिक संरचना में क्या क्या चीज आएगी, समाज का संगठन आएगा जिसमें संस्थान होंगे, सामाजिक स्थितियां होंगी और संसाधनों का वितरण होगा इसमें, ठीक है। इतनी चीजें इसमें आएंगी। इसमें और क्या चीज आएंगी, इसमें मूल्य आएंगे, ज्ञान आएगा, विश्वास आएंगे, भाषाएं आएंगे, नियम आएंगे। तो तमाम ऐसी चीज किसमें आएंगी, सोशल स्ट्रक्चर में और कल्चर में, ठीक है। तो सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर में यही सब चीजें आने वाली हैं, आपकी आती हैं इसमें, ठीक। इसमें और क्या आएगा प्रिंसिपल्स में सबसे पहले इसमें आएगा सर्वसम्मति, कि भाई समाज में एक सोसाइटी होती है, जैसे मैंने बताया एक सोसाइटी में कुछ मुख्य जो बड़े उच्च स्तरीय पर होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जैसे गांव होता है, गांव में मुखिया होता है ना, एक प्रधान जिसको बनाए जाते हैं, उसमें एक सरपंच भी होते हैं। सरपंचों में क्या होता है कि जो गांव के सबसे बूढ़े लोग होते हैं या जो सबसे समझदार लोग होते हैं, उनको जो है किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनसे सहायता ली जाती है, उनकी बातों को सभी पूरे गांव वाले मानते हैं। तो सर्वसम्मति से जो काम किया जाए, तो इसी में कहते हैं कि कंसिस, इसमें कह रहे हैं कि कंसेंसस एंड कॉपरेशन सोसाइटीज have a tendency have certain basic value towards concessions that is that nearly everyone in the society agrees upon. Cooperation inability to cooperate will paralyze the society and people will devote more and more effort to fighting on
एन अदर रेदर देन गेटिंग एनीथिंग डन। मतलब कि इसमें कह रहा है कि सर्वसम्मति से और सहयोग से, जो समितियों में कोई भी बात होती है तो उसमें सब लोग कुछ ना कुछ बुनियादी रूप में अपने मूल्य देते हैं, मूल्यों को बताते हैं। मतलब कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि समाज में लगभग सभी लोग सहयोग करते हैं अपने विचारों को देकर। सहयोग में कुछ लोगों का तो हमें समर्थन मिलता है, लेकिन कुछ लोगों का हमें समर्थन नहीं मिलता है। जब ऐसी कंडीशन होती, कुछ लोग भी पाने के बजाय, कुछ लोग समर्थन पाने के बजाय उसमें एक दूसरे से लड़ने के अधिक अधिक प्रयास करते हैं। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए इनके प्रिंसिपल्स में बताया क्या गया कि सर्वसम्मति और सहयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि संतुलन, क्या बताया है, संतुलन बताया है कि संतुलन का मतलब बैलेंस। ठीक, बैलेंस बताया है। या फिर इसको इक्विबिलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विबिलियम। इक्विली, ठीक है, इक्विली, ये इसको भी यहाँ पर हम लोगों को कभी कभी पढ़ने को मिलता है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, जो वही हम लोग बात करें कि समाज की एक विशेषता, जब उसने वह रूप प्राप्त कर लिया है तो उसकी स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। जब कोई समाज उस रूप को प्राप्त कर लेता है तो उसकी स्थिति के लिए सर्वोत्तम रूप से अनुकूलित होता है, तो वह संतुलन या संतुलन की स्थिति में पहुंच जाता है। और उस स्थिति में तब संतुलन की बात करिए तो कुल मिला के इसमें इतनी ही चीजों को लेकर आने की बात ये करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल इसके यही थे। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सर लास्ट वाला बता दीजिए, वो संतुलन का। संतुलन में वही बैलेंस बनाने की बात करी ना, कि लोगों का आपस में झगड़ा ना हो, बीच का मार्ग निकाले। कोई भी ऐसी बातें हो रही हैं तो मान लो कोई एक व्यक्ति जो है पूरे समाज को गंदा कर रहा है तो उस व्यक्ति को समाज से निकाल देते हैं। ठीक है ना, पुराने समय में आपने सुना होगा तड़ी पार कर देते हैं, या कुछ कहते हैं कि हुक्का पानी बंद कर देना होता है। तो वो संतुलन को बैलेंस करने के मतलब समाज में बैलेंस लाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून कड़े बनाए गए हैं कि कोई किसी को परेशान ना करे। ठीक है, तो वो आपके संतुलन की स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की तरफ। बोलिए, आप बोलिए। बोले कह रहे इक्विलिब्रियम का असर जो था वो संतुलन ही था। हाँ वही बैलेंस से संतुलन, इक्विलिब्रियम जी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघर्ष सिद्धांत। ठीक, संघर्ष सिद्धांत। ठीक है, संघर्ष सिद्धांत में सबसे मुख्य नाम हम लोग जानते ही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां पे संघर्ष होगा। जब संघर्ष होगा तो वहां पे समाज में हर तरीके से संघर्ष होगा। तो संघर्ष की बात सिखलाने वाले कौन थे हम लोगों को, तो संघर्ष की बात सिखलाने वाले आपके कौन थे बताओ। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से। तो कार्ल मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, क्लास स्ट्रगल सोसाइटी को बनाने के लिए ना, क्लासलेस सोसाइटी को बनाने के लिए था। कुल मिला के क्लास स्ट्रगल के बारे में उन्होंने बात बोला है। ठीक है, कि क्लास स्ट्रगल के बारे में। ठीक, क्लास सर इन्हीं किसी को तो इन्हीं सर वो सर्वहारा वर्ग बोलते हैं ना, सर्वहारा वर्ग। हाँ, सर्वहारा वर्ग, जहां पर सभी वर्ग एक साथ आके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसकी बात करोगे तो ये ऑटोमेटिक मैक्रो लेवल में ही चला जाएगा।
ठीक है। अब याद रखना है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी मैक्रो लेवल में जाता है, और आपका इससे पहले स्ट्रक्चरल वाला जो हम लोगों ने पढ़ा है वो भी आपका किसमें, मैक्रो लेवल में ही जाता है यहाँ पर। अब इसमें क्या बात करेंगे, इसके फाउंडर के बारे में तो पता चाहिए, कार्ल मार्क्स है आपके, ठीक, कार्ल मार्क्स है आपके, ठीक, कार्ल मार्क्स है। अब यहाँ पर देखिए संघर्ष का जो दृष्टिकोण था, द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव विच ओरिजिनेट primarily out of Karl Marx writings on class struggle presents, ठीक है, presents society in a different light than do the functionalist and symbolic interaction perspective। अब क्या बता रहे, इन्होंने कहा कि संघर्ष का जो दृष्टिकोण है जो मुख्य रूप से वर्ग संघर्षों पर कार्ल मार्क्स के लेखन से उत्पन्न हुआ है। अब कार्ल मार्क्स का लेखन कार्य कौन सा था, जरा उनकी किताब का नाम बताओ आप लोग, सबसे फेमस किताब कौन सी थी उनकी? दास कैपिटल। हाँ, दास कैपिटल। तो दास कैपिटल में पूरी चीजें आपको, दास कैपिटल की 2 वॉल्यूम लिखी गई है। पहली वॉल्यूम जो है उनके जीवन काल में लिखी गई है, दूसरा भाग जो लिखा गया है उनकी मृत्यु के बाद लिखा गया है। तो समाज को कार्यात्मक और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी दृष्टिकोणों की तुलना में एक अलग रूप में प्रकाशित किया। कुल मिला के अगर हम देखें सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात करें या स्ट्रक्चरल फंक्शन की बात करें तो उन दोनों से हटकर इन्होंने बात करी। इन्होंने संघर्ष के बारे में बात करी कि कहीं भी जाओगे कोई काम नहीं होगा तो आप धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाओगे। तो ये सब धरना करना किसने सिखाया है? आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी सबसे ज्यादा किससे ज्यादा प्रभावित थे, तो आप लोगों को पढ़ने को मिलता है कार्ल मार्क्स से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है, कार्ल मार्क्स से। तो वहीं पर इन्होंने बोला कि संघर्ष का जो दृष्टिकोण है वह समाज को शक्ति और संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले विभिन्न समूहों और हितों से बना हुआ मानते हैं। मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये संघर्ष है, संघर्ष केवल लड़ाई करना नहीं है। संघर्ष का मतलब होता है कि स्वयं से संघर्ष करना। समाज का एक निम्न व्यक्ति वाला उच्च व्यक्ति वाले को जब देखेगा कि वो इतना धनाढ़ है, धनवान है, उसके पास इतने आराम है, तो कैसे है, तो वो भी जानेगा कि दिन रात मेहनत करता है, वो पैसे अच्छे तरीके से कमाता है, तब जाके अच्छा सुखपूर्ण जीवन जीता है। तो निम्न वर्ग उच्च वर्ग में जाने के लिए हमेशा संघर्ष करेगा। संघर्ष का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, प्रतियोगिताओं को निकालना। जैसे कह रहा है कि द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव व्यू सोसाइटी एज composed of different groups and interest competing for power and resource। ठीक, पावर और रिसोर्स के लिए, किसके लिए आप करें, शक्ति और संसाधन के। आज जितनी भी चीजें हम लोग संघर्ष कर रहे हैं किसके लिए, पावर के लिए, और किसके लिए, और इसके लिए, पर जितनी भी भौतिक रिसोर्स है, रिसोर्सेस के लिए, कि हमें रिसोर्सेस अच्छे से अच्छे मिले, घर में एसी लगे, कूलर, जितने भी चीजें हम लोग को भौतिक सुख ज्यादा मिले, तो इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी जॉब पाए, अच्छे से अच्छी जगह पर जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। फिर इसी में कहा गया है कि संघर्ष का जो दृष्टिकोण होता है सामाजिक जगत के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करता है। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार एक समूह के पास विशेष सामाजिक शक्ति और व्यवस्था होती है, ठीक। इसमें हम लोग देखते हैं एक भाग होता है, जैसे बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन का एक भाग ऐसा होता है, उनके पास सुख भी, मतलब उनके संसाधन ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने बिजनेस को मानते हैं, भौतिक चीजों को लाने के लिए ज्यादा होते हैं। उन लोगों में ज्यादा परेशानी की संभावना बहुत कम देखने को मिलती है। क्लियर यहाँ पर, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कुल मिला के हम लोग को स्ट्रगल करने के बारे में ही सिखाते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे कि जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर जो थे कार्ल मार्क्स से, ठीक है, मार्क्स से बहुत ज्यादा तक सहमत थे, ठीक है। अब ये भी यह मानते थे कि आर्थिक असमानताओं के अलावा राजनीतिक शक्ति और सामाजिक संरचना की असमानताएं ही जो है वो संघर्ष का कारण बनती है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है,
मतलब कुल मिलाकर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बनाने का कारण क्या है, तो ये कहा है इन्होंने असमानताएं, बोला है कि इन्होंने कि जो इकोनॉमिकल इक्वलिटी होती है, मतलब इकोनॉमिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। सर अच्छा। ठीक है, इकोनॉमिकल जो इक्वलिटी नहीं होती है, इसकी वजह से हम लोग संघर्ष करते हैं। दूसरा पॉलिटिकल है आपका, सर इक्वालिटी का तो समानता हो जाएगा ना। इन इनइक्वलिटी हो जाएगा ना। जी सर। हाँ, यहाँ पर इनइक्वलिटी हो जाएगी। हमने बोला कि इक्वलिटी जहां पर नहीं होती है तो इनइक्वलिटी बोल दें। ठीक, इनइक्वलिटी की बात होती है, इनइक्वलिटी की यहाँ पर हम चीजें जोड़ेंगे। फिर पॉलिटिकल की वजह से हम लोगों में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, कि पॉलिटिकल पावर जहां पर दिखाते हैं तो वहां पर हम लोग को भी लगता है कि नहीं, पॉलिटिकल पावर मेरे पास भी होनी चाहिए। फिर इसके बाद सोशल संरचना, मतलब सोशल स्ट्रक्चर के की वजह से भी हम लोग के अंदर क्या होती है, असमानताएं की भावना उत्पन्न होती है। मतलब इन सब की वजह से हम लोग के अंदर असमानता की भावना उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हम लोग संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। ठीक, करना शुरू करते हैं। सर फिर ये, इसी में, हाँ बोले। हाँ सर ये मैक्स वेबर का है। हाँ, मैक्स वेबर ने बोला है ये मैक्स वेबर ने बोला है इतना, कि मैक्स वेबर ने बोला है कि आर्थिक असमान, ये मैक्स वेबर ने बोला भले, लेकिन मैक्स वेबर ने नहीं, ये जो है आप कार्ल मार्क्स ने बोला है। और कार्ल मार्क्स की बातों का समर्थन, कार्ल मार्क्स ने बहुत ढेर सारी बातें बोली, लेकिन उनमें से मैक्स वेबर ने बोला है, कार्ल मार्क्स ने जो इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी की बात करी है, जो पॉलिटिकल वे में बात करी है कि पॉलिटिकल पावर जो होती है, और सोशल स्ट्रक्चर जो सामाजिक संरचना है जिसमें जातियों के आधार पे हम लोगों ने बांट रखा है ना, तो इन सब चीजों का ये विरोध करते हैं और कहते हैं कि इन्हीं सब की वजह से हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, किसकी वजह से करना पड़ता है, कि जो सामाजिक संरचना में बनाए गए कि आर्थिक स्थिति, आर्थिक असमानताएं होती है। ठीक है, राजनीतिक शक्तियों का हम कोई पावर दिखाता है, या सामाजिक संरचना में जो हम लोग कैटेगराइजेशन किया गया, तो इन सब चीजों की वजह से ही जो है संघर्ष होता है। नहीं तो संघर्ष तो हो ही ना, तो संघर्ष की वजह से ही इन्होंने बताया है। इतनी चीजें क्लियर है, बताओ इतने पॉइंट। जी सर। जी सर। ठीक, इसमें ये चीजें होती है। फिर इसमें हम लोग देखते हैं संघर्ष सिद्धांत में से, अब जब कभी कोई सीमित संसाधन है, मतलब मान लो कहते, इसमें कहते हैं कि संघर्ष सिद्धांत जो होता है वह सीमित संसाधनों पर समाज के भीतर जो प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित होती है। कुल मिला के यहाँ पे सीमित संसाधनों को पाने के लिए होता है कि हम इसको पाले, उसको पाले, अनेक तरीकों की चीजों को पाले। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए, पॉलिटिकल पावर को पाने के लिए, ठीक है, और सामाजिक संरचना को ध्वस्त करने के लिए, सामाजिक संरचना को कम करने के लिए हम लोग कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, तब जाके उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ पर? अब इसमें इतनी चीजें क्लियर है। अब इसमें बात आती है कि इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसके पार्ट, जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर वाले में पढ़ा है या सिंबॉलिक वाले में उसके पार्ट, उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे, वैसे इसमें कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे आपके धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगी, धन हो जाएगी, मतलब प्रॉपर्टी हो जाएगी, कमोडिटीज हो जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर्टी होगी, कमोडिटीज हो जाएंगी, एंड और भी अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं, भौतिक संसाधन जितने भी होते हैं, भौतिक संसाधनों की वजह से ही हम लोगों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ठीक है, रिलीजियंस की वजह से इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होता जितना ये भौतिक संसाधन की वजह से हम लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। ठीक है, सर आपने क्या क्या बोला, संपत्ति, समूह, धन, समुदाय। संपत्ति, संसाधन, धन, संपत्ति और भौतिक संसाधन की वजह से ही पूरे समाज में, पूरे विश्व में कहे तो बड़े बड़े देश जो है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका क्यों इतना शक्तिशाली, क्योंकि वो धनी ज्यादा है। जो जिसके पास जितना धन होगा वह इतना उतना ही मजबूत कहलाता है। हम लोग के पास आध्यात्मिकता है, लेकिन क्या आध्यात्मिकता से हम लोग उनसे ज्यादा मजबूत है? हमेशा वही हर जगह आगे बढ़ता है, हर जगह उसी की बातों को ही ध्यान दिया जाता है। ठीक, क्लियर है यहाँ पर इतनी चीजें?
जी सर। ठीक। अगर अब यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम देख ले कि तीनों को अगर हमने पढ़ लिया है तो सबसे पहले एक सिंबॉलिक है, ठीक है, सिंबॉलिक है। फिर इसके बाद सेकंड वाला क्या है, फंक्शनलिज्म है आपका, ठीक, फंक्शनलिज्म है। और तीसरा आपका कौन है, कॉन्फ्लिक्ट है आपका, दिख रहा है, ठीक, तीन है आपके, तीनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, दिख रहा है उधर, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंबॉलिक की बात करेंगे। तो सिंबॉलिक कैसे, सिंबॉलिक में माइक्रो लेवल पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यहां पर मैक्रो लेवल पे है, मैक्रो लेवल पे, यहां पर भी मैक्रो लेवल पर भी है। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। दूसरे पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें फोकस किस पर करती है, क्योंकि फोकस की बात ये होगी सबसे ज्यादा, ठीक, फोकस किस पर करते हैं। सबसे पहले सिंबॉलिक वाला किस पर फोकस करता है, तो सिंबॉलिक वाला जो फोकस करता है, यहाँ पे फोकस लिख देते ना, ठीक। तो ये फोकस किस पर करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सिंबॉलिक वाले किस पर, फेस टू फेस इंटरेक्शन पर देते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन होता है ना वहां पे। तो यहाँ पे बोलेंगे फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस, ठीक, फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात ही करते हैं, ठीक। पहला पॉइंट तो ये हो गया, जब ये फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात करते हैं। तब सेकंड वाला फंक्शनलिज्म में, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में क्या होता है, इसमें रिलेशनशिप को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, हाउ एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी और फंक्शंस, अडैप्टेटिव बिहेवियर को यहाँ पर ज्यादा देखते हैं, अडेप्टिव बिहेवियर को यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंसी देते हैं। क्या देते हैं, अडेप्टिव बिहेवियर का मतलब होता है कि परस्पर निर्भरता की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, परस्पर निर्भरता की बात करते हैं ना, इंटरडिपेंडेंसी की बात हम लोग करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा ये फोकस किस पर करते हैं, ये फोकस कर, जैसे इसमें फेस टू फेस पर फोकस करते हैं, यहाँ अडेप्टिव बिहेवियर पर फोकस करते हैं कि एक दूसरे पर जो है, जो लोग जुड़कर कैसे रहेंगे, जुड़कर ऐसे रहेंगे जब एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, निर्भरता नहीं होगी तो संबंध भी खत्म हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए इन्होंने इसको अडेप्टिव बिहेवियर को ज्यादा, ये अडेप्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंसी दी है। तो फिर यहीं पर आता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया है, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर कंपटीशन पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। कह रहे कि कंपटीशन फॉर स्केयर्स रिसोर्स, हाउ द एलाइट कंट्रोल द पुअर एंड वीक, ठीक है। यहाँ पे कहा है कॉन्फ्लिक्ट होने, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, जब फोकस इस पर किस पे दिया, तो इन्होंने पुअर एंड वीक पर जोर दिया है, पुअर एंड वीक। जो पुअर एंड वीक होते हैं उनको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, उनको रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। अब यहाँ पर हमारे समाज में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, हमारे समाज में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग गरीब लोगों को केवल आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं, पूजा पाठ की ओर ले जाते हैं। उनको ये नहीं बताते हैं कि आपको कैसे समाज में उठकर आगे बढ़ना है, बल्कि उनको बताते हैं कि आप पूजा पाठ करो, उसी से आपका कल्याण होगा। लेकिन ये मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं। क्या भगवान कोई कहता है, या कोई भी गॉड या कोई भी चीज आध्यात्मिक चीज ऐसी कहती है क्या कि आप काम मत करो, आपको हम ऐसे ही धनाढ़ बना देंगे, आप मेहनत मत करो, आपको ऐसे ही पैसा मिल जाएगा। तो वहां पर ये गुमराह करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी वजह से समाज में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष बना रहता है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या होगा कि हम लोगों के अंदर ऐसे नॉलेज होने चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। अब देखिए सिंबॉलिक, फंक्शनल और कॉन्फ्लिक्ट, इन तीनों की वजह से ही अब मूवमेंट शुरू होंगे। क्या मूवमेंट होंगे, आंदोलन शुरू होंगे। सामाजिक आंदोलन जब होंगे, सामाजिक आंदोलनों से ही सब चीजें बदलेंगी। अब सामाजिक आंदोलन में सापेक्ष अभाव हम लोग पढ़ेंगे, जिसको रिलेटिव डिप्राइवेशन बोलते हैं। फिर संसाधन जुटाना पढ़ेंगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी पढ़ेंगे, राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर इसके बाद न्यू सोशल मूवमेंट पढ़ेंगे कि नया सामाजिक आंदोलन सिद्धांत क्या है। तो इन लोगों की वजह से यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है,
कन्फ्लिक्ट की वजह से ही समाज में आंदोलन हुआ है, समाज में मूवमेंट हुए हैं। जब मूवमेंट होगा तो समाज में की अवधारणाएं, कंसेप्ट उनके बदलेंगे। उनके अंदर आंदोलन जब करेंगे तो उसमें सामाजिक आंदोलनों में आपकी 3 या 4 चीजें आएंगी। सबसे पहले रिलेटिव डिप्राइवेशन आएगा, जिसको सापेक्षिक अभाव बोलते हैं। दूसरा संसाधन जुटाना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तीसरा आपका पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में हम लोग राजनेता बन सकते हैं या किसी उच्च पद पर जा सकते हैं लोक सेवा आयोग में। ठीक है, तो ऐसी तमाम चीजें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आप लोग को और हम लोग को समझ में आ गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी शाम को, उसमें हम लोग सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ये तीनों चीजें पूरी की पूरी आपके अप्रोचेस टू सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूवमेंट की ओर चलेंगे। यहाँ पर बताओ, इतना क्लियर है? जी सर। आज शाम को या कल सुबह आपकी ये सोशलॉजी खत्म हो जाएगी। क्लियर? ओके सर। हाँ, आज शाम को या कल सुबह जो है आपकी सोशलॉजी खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग जो थिंकर्स है, सोशल थिंकर्स हैं, सोशलॉजिस्ट थिंकर, उनके बारे में भी 2 से 3 क्लासेस में वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो होली से पहले थोड़ा वो बड़ा होगा जी। हाँ सर, क्या बोले? वो वाला नेक्स्ट वाला पार्ट थोड़ा इससे बड़ा होगा, ये जल्दी खत्म हो गया। वो थोड़ा थिंकर है करके थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, थिंकर है तो एक दिन में 2 थिंकरों को खत्म करने का प्रयास करेंगे वहां पे ना। हाँ जी सर। जिससे वो खत्म हो जाए तो फिर आगे की और बहुत सी चीजें उनको स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए सभी लोग अच्छे से अपना दिन व्यतीत करिएगा, ध्यान से। सब लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सर। चलिए, ओके, गुड डे, जय हिंद सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर।